हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आपके सिलेबस में आमतौर पे आपको एक टॉपिक देखने को मिलता है ई बैंकिंग, जिसको लेके काफी सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर हमें इसके बारे में आइडिया नहीं है कि क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो आज हम लोग इस पे पूरा डिटेल में बात करेंगे। ई बैंकिंग क्या होती है, कुछ टाइप्स ऑफ ई बैंकिंग होती है उसको भी डिस्कस करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है जो ई बैंकिंग में यूज होती हैं उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से जो थ्रेड रहते हैं ई बैंकिंग के दौरान उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पहले लाइक कर दें, और अगर आपकी वीडियो पसंद आती है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले इससे भी पहले आपको बता दें जेकेपीएसआई की क्लासेस आपकी चल रही हैं। इसका फुल लेंथ टेस्ट अभी 20 मई को कंडक्ट करवाया गया है, टेस्ट नंबर 5। इसका रिजल्ट आएगा 24 मई को। तो जो लोग भी इसके लिए इंटरेस्टेड हैं आप लोग इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं हमारी ऐप पे जाके, वहां पे आपको ये टेस्ट मिल जाएगा। और इसके साथ साथ जेकेपीएसआई की जो 10,000 प्लस एमसीक्यू सीरीज चल रही है आप लोग उसको भी कर सकते हैं। इस महीने का आपका जो नेक्स्ट वीक का शेड्यूल है वो आपके सामने है। तो हर एक अभी तक तकरीबन 2-2,500 एमसीक्यूज हम कवर कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करें। सबसे पहले बात करते हैं ई बैंकिंग की। ये जो ई आप लोग देखते हैं ये क्या है, कई बार पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे यही बनता है और आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ई बैंकिंग क्या है, तो ये होती है हमारी बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का क्या मतलब है, किस किस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको यूज में लेके आते हैं। बहुत सारी अलग अलग नामों से जानी जाती है, जिसमें आपकी वर्चुअल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग भी कहा जाता है इसको। और अगर मैं बात करूं ये सब किसका पार्ट आ जाता है, ये सब एक कहीं ना कहीं ना आपका डिजिटल बैंकिंग का पार्ट आ जाता है। डिजिटल बैंकिंग में सब कुछ आ जाता है, जिसमें आपका मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, सारी चीजें क्या होती है मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि देखो यार इसका पर्पस क्या है। नाम से आप इसको समझ रहे हैं कि ई बैंकिंग है। देखो ई मैंने आपको बता दिया, ई बैंकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहली चीज क्या आती है कि ई क्या होता है। ई होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की क्या जरूरत है, अगर आज की डेट में हम बात करें तो बैंक्स तो आप लोगों ने देखे हैं कि हर एक मोड पे आपको एक बैंक देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे बैंक्स यहाँ पे ऑलरेडी हैं। तो ये ई बैंकिंग का क्या पर्पस है, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। बहुत सारे बैंक्स, बहुत सारी पहले जमाना था जिसमें सिर्फ कैश आप डिपॉजिट करवा सकते थे, आप विड्रॉ करवा सकते थे या लोन कर सकते थे। आज की डेट में जो बैंक है वो एन नंबर ऑफ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये एन नंबर ऑफ सर्विसेज को अवेल करने के लिए जरूरी नहीं है कि हमें हर बार बैंक जाना पड़े, हम लोग अपने घर से बैठ के भी इसको जो है यूज कर सकते हैं। तो मेन पर्पस क्या है जो बैंक का ई बैंकिंग का है वो ये है कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ये जो सर्विसेज हैं वो आज की डेट में हम लोग अपने घरों से कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, मान लेते हैं हमारे घर पे आया इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले घर पे बिल आता था, हम लोग क्या करते थे, फिर बैंक जाते थे, बैंक में लाइन में लगते थे, उस लाइन में लगने के बाद इसको जमा कराते थे और रिसिप्ट लेके घर आ जाते थे, ठीक है। आज की डेट में इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम लगता था वो खत्म कर दिया गया है, कहाँ से, ई बैंकिंग के द्वारा। क्यों, आज की डेट में आपका जो बिल है वो भी आपके फ़ोन पे आना शुरू हो चुका है। आप लोग अगर जम्मू कश्मीर से हैं तो JNK बिल सहूलियत ऐप आप लोगों के पास होगी। वहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं, अपने बैंक की डिटेल जाते हैं, बैंक के सर्वर पे पहुँचते हैं और वहाँ से पेमेंट करते हैं और आपके जो अकाउंट है वहाँ से अमाउंट डिडक्ट हो जाती है। ये सब किसकी वजह से हुआ, ई बैंकिंग की वजह से ये सब चीज़ें पॉसिबल होती हैं। अब ई बैंकिंग के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। आज की डेट में अगर अपने घर पे हमारा जो पेड कोर्स है उसको पढ़ पा रहे हो, वो भी कहीं ना कहीं कैसे हुआ है, आप लोग सीधा SSS ऐप पे गए, आप लोगों ने ऐप को ओपन करा, आपको अपनी मर्जी का कोर्स, जैसे जेकेपीएसआई का आपने कोर्स लेना है, आप लोगों ने इस कोर्स पे नीचे एक ऑप्शन देखा होगा बाय नाउ का, ठीक है। वहां उस बाय नाउ पे क्लिक करते ही आपको ये कहाँ ले जाता है, आपको ले जाता है ये मर्चेंट डैशबोर्ड पे। अगर अगर मैं सिंपल लैंग्वेज पे बात करूँ, ये आपको ले जाता है उस प्लेटफॉर्म पे, जैसे बहुत सारे प्रोवाइडर्स होते हैं वो आपको ऑप्शन दे देते हैं कि आप किससे पेमेंट करना चाहते हैं। आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, आप यूपीआई से करना चाहते हैं। तो ये सब भी कहीं ना कहीं आपके इसके ही सब पार्ट कंसिडर कर दिए जाते हैं, और जहाँ से आप अगर अमाउंट पे करते हैं आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटता है और ये कोर्सेज अनलॉक हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें ई बैंकिंग की तरफ से हुई है। अब ई बैंकिंग भी देखो क्या है, बेसिकली इसके 3 लेवल होते हैं। अब 3 लेवल आपको पता होने चाहिए, पेपर में कई बार मैच द फॉलोइंग की टाइप में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको जो क्वेश्चन आज लेक्चर दे रहा हूँ वो समझाने के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि पेपर में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्या होता है, देखो सबसे पहला लेवल आता है लेवल 1, ठीक है।
लेवल 1 आपका क्या हो जाता है, इंफॉर्मेशनल, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब इंफॉर्मेशनल बैंकिंग, ई बैंकिंग क्या होती है, देखो अब यहाँ पे क्या आता है, इसमें बेसिकली क्या होता है, लेवल 1 की ई बैंकिंग से आप लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हो बैंक के प्रोडक्ट्स के बारे में, कि जो उनकी सर्विसेज हैं उसके बारे में। फॉर एग्जांपल एफडी का रेट क्या चल रहा है आज की डेट में, आप बेसिक चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे अवेल कर सकते हो। जैसे आपको अगर जो बिल्कुल जो बैंक ऑफर कर रहा है, आपको जो सर्विसेज दे रहा है कि हाँ भैया आज की डेट में इतने अमाउंट पे इतना इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा, इतने दिन के लिए कराओगे, तो ये जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये सिर्फ इंफॉर्मेशनल ई बैंकिंग होती है, जिसमें सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन जो है वो पता चलती है बैंक के प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में। बहुत बिल्कुल जीरो लेवल, जो बेसिक लेवल होता है वो आपका इंफॉर्मेशनल ई बैंकिंग होता है। दूसरा लेवल क्या आ जाता है, दूसरा आ जाता है आपका कम्युनिकेटिव ई बैंकिंग। ठीक है, लेवल 2, इसमें क्या होता है, इसमें बैंक अलाउ कर देता है कस्टमर को कि वो सिंपल ट्रांजैक्शंस या फिर सिंपल इंस्ट्रक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आप अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं, आप बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको कोई फ़ोन नंबर ऐड करना है, या आपको अपना एड्रेस जो है अपने अकाउंट में जो दिया है उसको अपडेट करना है। अगर आपको सिर्फ अकाउंट बैलेंस चेक करना है कि भैया आज की डेट में कितना पैसा पड़ा है, तो ये बेसिक लेवल आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। इसको लेवल 2 को हम कहते हैं कम्युनिकेटिव ई बैंकिंग। ठीक है, अब यहां तक आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, लेवल 1 और लेवल 2 में हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं कर पाते। जो लेवल 3 आता है उसको हम कहते हैं, ये हायर लेवल पे होता है, जिसमें हम लोग ट्रांजैक्शनल ई बैंकिंग जिसको कहते हैं, यानी कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ सबसे एडवांस्ड कौन सी टाइप है ई बैंकिंग की, इंफॉर्मेशनल, कम्युनिकेटिव या ट्रांजैक्शनल, तो आप बोलोगे ट्रांजैक्शनल ई बैंकिंग सबसे ज्यादा एडवांस्ड है। इसमें क्या कर सकते हैं, देखो इसमें क्या होता है, जब भी अगर ई बैंकिंग की बात करूं, अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको इस चीज़ को समझना है, जब भी पैसे का लेन देन होगा वो सबसे एडवांस लेवल पे आपको चीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आप अपने घर पे बैठ के अकाउंट से डेबिट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वो लास्ट लेवल पे होता है, जिसको हम लोग ट्रांजैक्शनल लेवल कहते हैं। अब इसमें क्या आ जाता है, देखो इसमें क्या कस्टमर जो है वो परफॉर्म कर सकता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कैसे, जैसे मान लेते हैं मेरे को शेयर मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करना है, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे को एफडी बनानी है, मैं कर सकता हूँ। मेरे को फंड ट्रांसफर करना है, मेरे को किसी को पैसा देना है, मैं उसको घर पे बैठ के ट्रांजैक्शनल ई बैंकिंग। कौन से लेवल पे, अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ आप कौन से लेवल पे जो है बिल पेमेंट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना कि पानी का बिल, बिजली का बिल देना है, तो वो कौन से लेवल पे आप कर सकते हो, वो 3rd लेवल यानी कि ट्रांजैक्शनल ई बैंकिंग के लेवल पे आप लोग ये चीज़ें जो है वो कर सकते हो। सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया, बेसिक लेवल होता है ई बैंकिंग का। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में सबसे पहला होता है बेसिक, जिसमें बैंक जो जो प्रोडक्ट्स है या जो उनकी सर्विसेज हैं वो जो आपको दे रहा है वो यहाँ पे आता है। लेवल 2 में क्या होता है, लेवल 2 में आप लोग कम्युनिकेटिव ई बैंकिंग पे आते हैं। आप अपना अकाउंट स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं, आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, या फिर आप लोग अपनी बेसिक अकाउंट इन्फॉर्मेशन जो है उसको मैनेज कर सकते हैं। ये आ जाता है कम्युनिकेटिव ई बैंकिंग में। ठीक है, ट्रांजैक्शनल जो 3rd लेवल होता है इसको सबसे एडवांस लेवल कहा जाता है, जिसमें आप लोग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पे जो है प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ तक आई होप आपको ये 3 लेवल जो है जिसमें कैटेगराइज करा गया है बैंकिंग को, ये क्लियर हो चुके होंगे। अब देखो, अब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना जरूरी होता है। कुछ और टाइप्स की ई बैंकिंग भी होती है। अब ई बैंकिंग किस तरीके से होती है, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया ऑनलाइन बैंकिंग, इसी को कहीं ना कहीं आप लोग इंटरनेट बैंकिंग भी जो है वो कहते हैं। ठीक है, ये भी एडवांस लेवल पे आ जाती है। अब इंटरनेट बैंकिंग में क्या होता है, आप लोगों को एक यूजर आईडी, मैं आपको ना बिल्कुल बेसिक समझाऊंगा जिससे कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस निकल जाए, और एक पासवर्ड आपको मिलता है, एक ट्रांजैक्शनल पासवर्ड अलग मिलता है, जिससे क्या होता है आपको डायरेक्ट जो आपका बैंक है उसकी वेबसाइट पे ये चीज़ जो है वो ले जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इंटरनेट बैंकिंग पे लॉगिन करूंगा, मेरे को सारी चीज़ें वहाँ शो कर जाएंगी, मेरा बैलेंस कितना है, वहाँ पे मेरे पास एफडी क्या है, उसको मैं यहाँ पे एफडी बना सकता हूँ, मैं ब्रेक कर सकता हूँ, मैं आरडी ओपन कर सकता हूँ, मैं चेकबुक अप्लाई कर सकता हूँ। तो यानी कि सारा का सारा बैंक ही मेरे इंटरनेट बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग में मेरे पास आ जाता है। क्लियर है पहला पॉइंट। इसके बाद आ जाता है मोबाइल बैंकिंग। अब ये जो दूसरा नाम आप लोग देख रहे हैं, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग में क्या फ़र्क है। देखो, इंटरनेट बैंकिंग के लिए मैंने आपको क्या बताया, मेरे को बैंक की उस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग अपने बैंक की, अगर आपका J&K बैंक है, SBI, कैनरा बैंक, PNB जो भी बैंक है, उसकी वेबसाइट पे जाओगे ना, वहाँ पे एक ऑप्शन आता है इंटरनेट बैंकिंग के लिए लॉगिन के लिए। ठीक है, ये इंटरनेट बैंकिंग आप कब एक्सेस कर सकते हैं, जब आप पर्टिकुलरली उस वेबसाइट पे जाएंगे, उसके बाद अपनी लॉगिन डिटेल्स डालेंगे और उसके बाद ही आप लोग फर्दर कर सकते हैं।
ये पहले की टेक्नोलॉजी थी। आज की डेट में क्या हुआ, टेक्नोलॉजी एडवांस हुई। अब सबने देखा कि बैंक्स ने क्या देखा, बैंक्स का मेन काम क्या है कि ये सर्विस सेक्टर है, ठीक है। इनको अपने कस्टमर को सर्विस देनी है, और जितनी ज़्यादा सहूलियत के साथ ये दे सकते हैं उतने सर्विस के उतने लोग इनके साथ जुड़ते हैं। अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, इंटरनेट बैंकिंग के लिए क्या होना था, इंटरनेट बैंकिंग के लिए वेबसाइट पे जाके वहाँ पे लॉग इन करेंगे, उसके बाद जाएंगे और चाहे तो जो मर्जी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। एन नंबर ऑफ सर्विसेज वहाँ से अवेल कर सकते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, हर एक इंसान के पास स्मार्टफोन्स आए। स्मार्टफोन्स आने के बाद क्या हुआ, ये जो मोबाइल बैंकिंग है इसका चलन शुरू हुआ। यानी कि आपके फ़ोन में एक ऐप जो है, अब आपके बैंक की वेबसाइट जो थी वो अब अगर मैं सिंपल बोलूँ तो वो एक ऐप की फॉर्म में आ गई। जैसे अगर मैं बात करूँ, J&K बैंक की आ जाती है एम पे, ठीक है। SBI की आ जाती है योनो, यू ओनली नीड वन, ठीक है। कैनरा बैंक की आ जाती है यहाँ पे AI1 ऑल इन वन। तो ये अलग अलग ऐप्स आ गई, ठीक है। मोबाइल बैंकिंग में क्या है, आप डायरेक्ट ऐप खोलो और ये सारे फीचर्स जो आपको इंटरनेट बैंकिंग में कहीं ना कहीं पहले मिल रहे थे ना, ये सारे फीचर्स अब आपको आपके मोबाइल बैंकिंग पे मिलना शुरू हो चुके हैं। तो ये भी आपकी ई बैंकिंग की ही टाइप कंसीडर की जाती है। इसके बाद अब नेक्स्ट पे आते हैं ATM बैंकिंग। देखो ATM बैंकिंग से अभी अगर मैं बात करूं, अब आप बोलेंगे सर ATM बैंकिंग किस तरीके से हमारी ई बैंकिंग में आ जाती है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ATM में पहले हम लोगों को अगर हम बात करें, आमतौर पर एक इंसान के लिए ये रहता है कि हम जाएंगे तो कैश विड्रॉ करके ले आएंगे। अब वो कैश विड्रॉल के लिए क्या यूज़ होता है, जो आपका डेबिट कार्ड यूज़ होता है, ठीक है। अब ATM को कैसे पता कि भैया आपके अकाउंट में इतना पैसा है, आप लोग क्या करते हैं, अपना कार्ड यहाँ पे करते हैं। आज की डेट में इसमें चिप जो है वो आ चुकी है। पहले क्या टाइम था, पहले आप अपने ही बैंक में, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपके पास XYZ बैंक है, ठीक है, उसका कार्ड है, ATM कार्ड है, जिसको हम लोग डेबिट कार्ड भी कहते हैं, आप सिर्फ XYZ के ही ATM से पैसे विड्रॉ कर सकते थे, ठीक है। पहले सिर्फ हम लोग यही कर सकते थे। आज की डेट में आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, टेक्नोलॉजी एडवांस हुई। आज की डेट में अगर आपके पास ATM कार्ड है, आप लोगों के पास डेबिट कार्ड है, अगर आपके पास XYZ बैंक, मान लेते हैं HDFC का आपके पास अगर ATM कार्ड है, आप चाहो तो SBI के बैंक से भी पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो एक्सिस के बैंक से भी पैसा निकाल सकते हैं। ये सब चीज़ें कैसे हुई, ये सब चीज़ें हुई आपके कहीं ना कहीं, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ई बैंकिंग की हेल्प से। अब यहाँ पे ATM में आप सिर्फ कैश विड्रॉ नहीं कर सकते, आप कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं। कैश डिपॉजिट मशीन्स आप लोगों ने देखी होगी, ATM की तरह ही दिखती हैं, समझने के लिए काफ़ी है। आप यहाँ पे ATM में अपना एक मिनी अकाउंट स्टेटमेंट भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ATM बैंकिंग जो है ये भी आपका इसका एक सब पार्ट आ जाता है। पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ATM की फुल फॉर्म बताओ, ठीक है। तो ATM की फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, तब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। इसके अलावा जो हमारे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आ जाते हैं, ठीक है, आप लोगों ने कभी देखा होगा, आपको जो डेबिट कार्ड मिलता है या क्रेडिट कार्ड मिलता है उसकी डिटेल्स सारी आप लोग यूज़ करते हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। मैं डिटेल में समझाऊंगा, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, पेपर में इसकी फुल फॉर्म जो है पूछी जा सकती है। EFT क्या होता है, देखो EFT होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कई बार पेपर में इसकी फुल फॉर्म सेंट्रल लेवल एग्जाम्स में पूछी गई है। डिटेल में मैं आपको भी समझाऊंगा क्या होता है। इसके अलावा डायरेक्ट डिपॉजिट मैंने आपको बताया जैसे ATM मशीन्स में होता है। ऑनलाइन इन्वेस्टिंग, जैसे स्टॉक मार्केट में आज की डेट में लोग इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में करते हैं, ये सब किसकी वजह से, ई बैंकिंग की हेल्प से। ये टाइप आ जाती है, टेलीफोन बैंकिंग आ जाता है, डोर स्टेप बैंकिंग। देखो ये एक और बहुत इंटरेस्टिंग आप लोगों का क्या है नया, अगर मैं बात करूं, ये शुरू किया गया है डोर स्टेप बैंकिंग। अब इसमें क्या होता है, अब देखो कई लोग ऐसे हैं जो कि सीनियर सिटीजन है। सीनियर सिटीजन इंसान कब बनता है, 60 साल की उम्र के बाद बैंक उसको सीनियर सिटीजन कंसीडर करता है। अब यहाँ पे जितने भी सीनियर सिटीजन है, अब मान लेते हैं ये बैंक नहीं जा सकते, तो बैंक ने क्या किया है, बैंक ने किया है कि आप अगर चाहते हैं तो बैंक आपके पास आएगा, बैंक आपको डोर स्टेप बैंकिंग के तहत घर पे हर एक चीज़ प्रोवाइड करेगा। तो बैंक ने वापस से अपनी एप्स जो हैं वो निकाली हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया ना, HDFC बैंक है, वहाँ पे उनकी ऐप में एक फीचर होगा डोर स्टेप बैंकिंग का, या हो सकता है कि इनके अलग से ऐप हो जिसमें आप लोग चाहें तो वहाँ पे, अब कई लोग जैसे मान लेते हैं 60 साल की उम्र के, वो इतने टेक्नोलॉजी के साथ यूज टू नहीं हुए, उनको आज भी स्टेटमेंट जो है वो पेज पे चाहिए, जो पहले मिलती थी कि मुझे पेजेस में स्टेटमेंट चाहिए। तो वहाँ पे वो क्या कर सकता है, वो सीधा से इंसान जाएगा, सीनियर सिटीजन वहाँ पे लिखेगा कि भैया मेरे को स्टेटमेंट चाहिए, और ये डोर स्टेप बैंकिंग की हेल्प से बैंक से एक
कोई होगा, वो इनके घर पे जाके वो चीज़ डिलीवर करके आएगा। चार्जेस इसके होते हैं, बट ये चीज़ें आज की डेट में यहाँ तक जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस हो चुकी है कि आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, बैंक आप तक आएगा। तो ये डोर स्टेप बैंकिंग जो है वो शुरू करी गई है, जिसमें आप लोग चेकबुक वगैरह, एटीएम कार्ड्स, अगर आप नहीं जा सकते तो आप कर सकते हैं। स्मार्ट कार्ड्स में आपको बता दूं, आपके जो स्मार्ट कार्ड्स हैं, ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड का ध्यान रखना। अब ये स्मार्ट कार्ड्स क्या होते हैं? देखो, स्मार्ट कार्ड्स की अगर मैं बात करूं, जो हमारे डेबिट कार्ड्स होते हैं, ठीक है, जो एटीएम कार्ड जिसको हम कहते हैं, क्रेडिट कार्ड्स हमारे इसमें आ जाते हैं, जो मेट्रो कार्ड्स हमारे आ जाते हैं, ठीक है। कई बार आप लोग देखते हैं कि मेट्रो में आपको एक अलग से कार्ड मिलता है, ठीक है, उसमें आप लोगों उसको रिचार्ज करवा लेते हैं। मेट्रो में आप लोग यूज़ करेंगे तो अमाउंट उसमें से डेबिट हो जाता है और आपका वो चलते रहता है। तो ये सब चीज़ें जो है इनको ही हम लोग स्मार्ट कार्ड्स कहते हैं। आज की डेट में बैंक के जितने भी कार्ड्स हैं उसमें ना आपको एक चिप देखने को मिलती है। ये चिप की ही हेल्प से हम लोग हर एक बैंक में अपना जो कार्ड है उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम अगर बात करें, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर देना। ये इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनकी ना फुल फॉर्म पूछी जाएगी, अगर पूछी गई तो। ईसीएस क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। अब यहाँ पे ईसीएस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं हम लोग कोई टीवी लेने गए हैं। मैं एग्जांपल के साथ आपको चीज़ें समझा रहा हूँ क्योंकि देखो, पेपर में आपको थ्योरेटिकल नहीं लिखना है, आपको एमसीक्यू आएगा। वो भी किस तरीके से आएगा मैं आपको बताऊंगा। मान लेते हैं हम लोग टीवी लेने गए हैं, वहाँ पे एक इंसान बैठा होता है, सपोज बजाज फाइनेंस का, ठीक है। वो कहता है कि हम लोग आपका ना ये टीवी फाइनेंस कर देते हैं, आप ना हमें अपने बैंक की अकाउंट डिटेल्स दे दो। हम उस पर क्या कर देंगे, हम उस पर एक ईसीएस जो है वो लगा देंगे, ठीक है। अब ईसीएस क्या होता है? ईसीएस से बेसिकली ईएमआई जो है वो कहते हैं कि ईएमआई जो है आपकी हम लोग यहाँ से काटेंगे। अब ईसीएस क्या करता है? देखो, ईसीएस आपका टेक्निकली आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ठीक है। ये क्या करता है, बल्क में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स होते हैं ना उनको कर देता है। अब जरूरी नहीं है आपका सेम बैंक यहाँ पे होगा, तो जिसमें ये होगा आप लोग किसी और बैंक के थ्रू भी यहाँ पे कर सकते हैं, और यह है ना ऑटोमेटिकली एक तरीके से आपके अकाउंट में से पैसे डेबिट करना शुरू करेगा, जो इंस्टॉलमेंट्स होंगी उसके ऊपर। अब ये जो चीज़ें हैं ये कैसे होती हैं, ये बहुत एक डिटेल चैप्टर बन जाएगा, बट आपको इसकी सिर्फ फुल फॉर्म याद रखनी है। ईसीएस क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। यहाँ तक आई होप आपको ये चीज़ें अभी तक सिर्फ क्लियर हुई होंगी कि ई बैंकिंग क्या होता है, पर्पस क्या है, कितने टाइप के होते हैं, और जो अलग से टाइप जो आज की डेट में चल रही है उसको मैंने बताया। अब थोड़ा सा और डिटेल में मैं इसको आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एटीएम। पेपर में इनफैक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एटीएम की फुल फॉर्म क्या है। तो ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन आएगा, तो ये यहाँ याद रखना ही आएगा, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन ये डिवाइस होता है, मैंने आपको बताया, विड्रॉल ऑफ कैश, डिपॉजिट के लिए और मिनी स्टेटमेंट के लिए आप इसको आमतौर पे यूज़ कर सकते हैं। हर एक इंसान ने इसको कहीं ना कहीं यूज़ किया होगा। इसके बाद आ जाता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। हम इलेक्ट्रॉनिकली अपना जो अकाउंट है उसको डेबिट कर सकते हैं या क्रेडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग गुड्स और सर्विसेज जो हैं उसको बाय कर सकते हैं बिना कैश को लेके जाए हुए अपने साथ। किसकी हेल्प के साथ? क्रेडिट और डेबिट कार्ड की हेल्प के, ठीक है। ये किस पे काम करता है? ये काम करता है पिन के ऊपर। देखो, अब ये जो पिन है इसकी फुल फॉर्म याद रखना, पेपर में पूछी गई है। पिन होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब कई बार क्या होता है, हम लोग मान लेते हैं बाजार में गए हैं कोई चीज़ लेने के लिए, हम लोग क्या करते हैं, सीधा अपना एटीएम कार्ड यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ करेंगे, जो उनकी पीओएस मशीन होती है। अब हाँ, अब इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना अगर आपसे पूछा जाए, पॉइंट ऑफ सेल मशीन इसको कहते हैं। तो उस जो मशीन में हम लोग जब अपना कार्ड स्कैन करते हैं तो कहते हैं ना कि आपकी तरफ मोड़ के कि सर पिन एंटर करो। तो ये पिन क्या होता है? ये होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसके बाद आपका डेटा जो है वो पूरा बैंक के सर्वर से जाके, और ये सब काम ना माइक्रो सेकेंड्स में होता है, याद रखना। वो बैंक के अकाउंट में चेक करेगा बैलेंस है नहीं है, होगा तो उसको डेबिट करेगा। अब वापस से ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं? अब देखो, आपका एटीएम है, मान लेते हैं एसबीआई का, ठीक है, या जे&के बैंक का। जो पीओएस मशीन है वो कौन से बैंक की है? एचडीएफसी बैंक की। तो ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली काम करती हैं। तो ये चीज़ पूरा मैकेनिज्म में जाएंगे तो पूरा ज़्यादा समझना पड़ेगा, बट मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। ये जो हम लोग कार्ड स्वैप करते हैं ये सब किस बेसिस पे होता है? पिन एंटर करने पे इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, कि आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा, दूसरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा बिना कैश को लेके गए हुए। क्लियर है? मोबाइल बैंकिंग मैंने आपको बताया। इंटरनेट बैंकिंग में क्या हो जाता है कि हम लोगों को वेबसाइट के थ्रू जाके उस पर लॉगिन करके अपनी डिटेल्स के साथ वो पूरा चीज़ें चेक करनी पड़ती थी आज से पहले।
अब मोबाइल बैंकिंग का ज़माना थोड़ा-सा ज़्यादा है और बहुत तेज़ी से ये इंटरनेट बैंकिंग को रिप्लेस करता जा रहा है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें सेल फ़ोन में ऐप मिल जाती है, जैसे जेके बैंक की एम पे है, एसबीआई की योनो है, कैनरा की AI1, मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता दी हैं जो पेपर में पूछी जा सकती हैं। तो ये चीज़ें आपका मोबाइल बैंकिंग की हेल्प से काम हो जाता है। इसके अलावा टेली बैंकिंग में क्या आ जाता है, जिसमें आपको हम लोग टेलीफोन बैंकिंग कहते हैं, कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। ठीक है, याद रखना। इंटरनेट बैंकिंग मैंने आपको बता दिया बैंक की वेबसाइट से जाके। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ऐसी हैं जो आपको याद रखनी है, जो कि पेपर में बहुत बार पूछी जाती है। सबसे पहला, यूपीआई क्या होता है? देखो, यूपीआई आता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, लिमिट कितनी है? 1 लाख रुपए तक की। अब यूनिट यूपीआई क्या है? देखो, आज की डेट में मैंने आपको क्या बताया, इंटरनेट बैंकिंग को बहुत तेजी से रिप्लेस किया किसने? मोबाइल बैंकिंग ने। ठीक है, जो हमारी डे टू डे ट्रांजेक्शन्स के लिए मोबाइल बैंकिंग को बहुत तेजी से कौन रिप्लेस कर रहा है? यूपीआई। यूपीआई में क्या है, जैसे हम लोगों के फोन में जीपे है, फोन पे है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, हम लोग एकदम से कोई चीज निकालते हैं, क्यूआर कोड से स्कैन करते हैं और उसके बाद सीधा यूपीआई पिन जो है उसको डालते हैं और हमारी ट्रांजैक्शन हो जाती है। आज की डेट में टेक्नोलॉजी और ज़्यादा जो इसके बाद एडवांस पे जा रहा है वो ये आ रही है कि लोग यूपीआई रिंग्स बना रहे हैं। अब रिंग्स में क्या हो रहा है कि आपको ना एक रिंग की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, आप उसको सिंपल टैप करोगे किसी चीज़ पे, तो वहां पे वो क्या होगा, अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। उसमें छोटे छोटे सेंसर्स चिप टाइप लगे हैं। ये आने वाली टेक्नोलॉजी मैं आपको बता रहा हूँ जिसपे काम चल रहा है और बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं कि आपको एक्सेसरीज के फॉर्म में दे देंगे कि आपको ज़रूरी नहीं है कि मोबाइल को साथ में कैरी करना है, स्कैन करना है। आपने देखा होगा कि आज की डेट में बहुत सारे कार्ड भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर ये सिर्फ टैप करने पे आपकी 2000 तक की अमाउंट जो है वो डिडक्ट कर देगा। तो ये आने वाली टेक्नोलॉजी है जो इसमें और एडवांस हो रही है। ठीक है, यूपीआई की बात करें तो अब 3 नाम और हैं। नेफ्ट की अगर बात करूं तो जेकेएसएसबी ने ही इसकी फुल फॉर्म पे क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी एक बार पूछा है। नेफ्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, उससे पहले मैं आईएमपीएस पे आता हूँ। आईएमपीएस होता है आपका इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, सॉरी सर्विस। ठीक है, इसकी लिमिट अब बढ़ा दी गई है, 5 लाख कर दी है, पहले 2 लाख थी। तो ये याद रखना। आईएमपीएस के तहत क्या होता है कि मान लेते हैं मेरे को किसी को पेमेंट करनी है, मेरा बैंक अकाउंट है जेएंडके में, मुझे करनी है एसबीआई में। ठीक है, आईएमपीएस के तहत से मैं अपनी जो इंटरनेट बैंकिंग है उसके तहत से आईएमपीएस के मदद से उसको इमिडिएटली ये जो है ट्रांसफर कर सकता हूँ। हाँ, इसकी फीस अलग से थोड़ी सी होती है, बैंक चार्ज करता है, जैसे जेएंडके बैंक चार्ज करेगा एसबीआई में करने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें रहती हैं। इसके अलावा आपका आ जाता है नेफ्ट। नेफ्ट क्या है? ईएफटी मैंने आपको बताया था क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एनईएफटी में आ जाता है नेशनल। ठीक है, अब ये जो नेशनल है ये क्या होता है? देखो, इसमें क्या होता है, इसमें ना कोई एक लिमिट नहीं है, आप कितनी भी अमाउंट, अगर मेरे को मान लो 100 रुपये नेफ्ट करने हैं, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं 100 रुपये नेफ्ट कर सकता हूँ, बट इसको थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होती है। पहले बैचेस में चलती थी कुछ टाइम में, अब ये 24/7 ये भी चलती है। बैचेस में अभी भी ये काम करती है, लेकिन इसमें अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। हाँ, आरटीजीएस नेक्स्ट आ जाता है, जिसको हम कहते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। मान लेते हैं मैं चाहता हूँ कि मुझे ये आज ही भेजनी है, मेरे को ज़्यादा चार्जेस भी ना पड़े। तो यहाँ पे क्या है, आरटीजीएस नेफ्ट से काफ़ी फास्ट रहती है। लेकिन आरटीजीएस ऐसा नहीं है कि मेरे को 100 रुपये की करनी है तो मैं कर सकता हूँ। आरटीजीएस करने के लिए मिनिमम मेरे को जो अमाउंट चाहिए वो चाहिए होता है 2 लाख रुपए। 2 लाख से नीचे हम लोग आरटीजीएस नहीं कर सकते हैं। वो क्या होगा, तो उस केस में नेफ्ट होगा। ठीक है, अगर आपको बहुत इमरजेंसी है, अगर आप चाहते हैं कि बैचेस में ना चले, क्योंकि नेफ्ट आधा घंटा 1 घंटा टाइम जो है वो कहीं ना कहीं कम, मैक्सिमम टाइम ये ले ही लेता है, बट आप चाहते हैं कि मैं जल्दी इसको करूं, तो आप अपने एंड से आईएमपीएस के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, बैंक में अगर आप जाके करवा रहे हो नेफ्ट आरटीजीएस, ये दोनों चीज़ें करती हैं। आरटीजीएस बहुत फास्ट होता है नेफ्ट के कंपैरिजन में, लेकिन आरटीजीएस 2 लाख से नीचे नहीं होता है। मैक्सिमम अमाउंट आप कितना भी कर सकते हैं। ये तो थी कुछ चीज़ें जो आप लोगों को ई बैंकिंग के तहत पता होनी चाहिए। अब एक थ्रेट होता है। अब कई बार क्या होता है, कई बार जो अटैकर्स होते हैं, ठीक है, वो कोशिश करते हैं कि आपका ना क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या फिर अगर आपके डेबिट कार्ड डिटेल्स जो हैं उसको चोरी करने की, तो उसको क्या कहा जाता है? देखो, अब यहाँ पे कई आपके सिलेबस में अटैक्स भी हैं, इंटरनेट वायरसेस, थ्रेट्स, ये सब कुछ है। तो ई बैंकिंग जैसे जैसे एडवांस होते जा रहा है तो इसके थ्रेट्स भी बहुत सारे बढ़ते जा रहे हैं। अब कई बार क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं, एटीएम मशीन में, आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी कि एटीएम मशीन के ऊपर एक कैमरा टाइप लगा देते हैं, या फिर उसका जो कीपैड होता है उस पर कुछ अपना कीपैड लगा देते हैं कि अगर कोई इंसान आया है, सपोज उसने कार्ड अपना मशीन में एंटर करा, ठीक है, और ये कैमरा क्या करता है, उसका नंबर जो है वो नोट कर लेता है।
आपके कार्ड की डिटेल्स उसके पास चलेगी, और जब आप पिन पे मान लेते हैं 1457 को क्लिक करेंगे तो वो जो आपने पंच किया वो भी नोट करके उन अटैकर के पास चले जाता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है स्किमिंग। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन एक बारी आरआरबी में पूछा गया था, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्किमिंग कहा जाता है। स्किमिंग क्या करता है, वो अटैक जिससे कि आप लोगों की डिटेल जो है वो चोरी करने की कोशिश की जाती है। डेटा थेफ्ट होता है बेसिकली ये, जिसमें आपका सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की होती है, ठीक है, खासतौर पे उसको करते हैं। अब अलग अलग टाइप्स आ जाती है, मैंने उसमें आपको डिटेल लेक्चर पढ़ाया है पूरा का पूरा, जिसमें फिशिंग क्या होता है, स्पूफिंग क्या होता है, वो तो सब आपको कोर्स में मैंने ऑलरेडी सब पढ़ाया हुआ है। बट एक टर्म होती है स्किमिंग, इसको याद रख लेना, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ई बैंकिंग में मैक्सिमम जो है, आपको मैं बता दूं, आपसे अगर पेपर में पूछा गया तो आपसे फुल फॉर्म ही ज़्यादातर देखने को मिलती है। फुल फॉर्म किस तरीके की पूछी जाती है, हाँ, अब ई बैंकिंग में ही और बहुत सारी चीज़ें हैं। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आज की डेट में, हाँ, आपके लिए 2 होमवर्क मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि आपको मैंने जब पढ़ाया था शायद से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था एक वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, MICR। ठीक है, आपको ये बताना है MICR की फुल फॉर्म क्या है, ये आपके होमवर्क है, आप लोग इसको कर सकते हैं। दूसरा, इसका काम क्या होता है आप लोगों को ये भी याद रखना है, और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। CTS क्या होता है, बेसिक टर्म जो आपको पूछी जा सकती है, चलो ये मैं आपको बता देता हूँ। ये आता है आपका चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ठीक है, इसको नोट कर लेना। MICR मैंने आपको पढ़ाया, आप लोग मेरे को बताएंगे ये सिस्टम क्या करता है। देखो बेसिकली ये चेक ट्रंकेशन सिस्टम जो होता है, ये इमेज बेस्ड चेक जो है वो क्लियरिंग मेथड से यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें MICR डेटा, आप देखो फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे लास्ट बता के फिर इस चीज को खत्म करूंगा। अब CTS जो मैं आपको बता रहा हूँ 2008 में RBI लेके आया था। अब ये चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्यों जरूरी हो गया था, पहले क्या होते थे, जो हमारे चेक होते थे, अब टेक्नोलॉजी हर फील्ड में जो है एडवांस हुई है। आज की डेट में अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट प्रिंट ले सकते हैं, उसी पेपर पे ले सकते हैं जिस पेपर में आपको चेक दिखता है। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास एक चेक है, उस पर मेरा अकाउंट नंबर लिखा है, मैंने साइन करा है, मैंने किसी इंसान को दिया, मान लेते हैं 50,000 रुपये का है, अभी तो चलो इतना पैसा नहीं है, 30,000 रुपये का चेक है, मैंने आपको ये चेक दिया। अब उस इंसान ने क्या सोचा, उसने कहा यार मैं इसको एक काम करता हूँ, सेम प्रिंट करवा लेता हूँ, साइन इसने किए हुए हैं, सेम पेपर पे कलर्ड प्रिंट ले लेता हूँ, 30,000 अमाउंट मैं 2 बार यूज कर लेता हूँ। उस केस में क्या, ठीक है, अब आप बोलोगे सर उसमें तो चेक नंबर लिखा होता है, मान लेते हैं मेरे चेक नंबर लिखा 12345, उसने 12345 12346 कर दिया उसको। अब इस केस में क्या, अब ये जो MICR है, CTS है, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है यहाँ पे। चेक ट्रंकेशन सिस्टम में क्या होता है, उसकी हेल्प से, अब देखो MICR जो है आप लोगों को मैंने पढ़ाया, आप उसको एक बार ध्यान से पढ़ना। आज आपके पास अगर घर पे कोई चेक होगा, उसको उठा के देखना, उसको जब आप थोड़ा सा किसी लाइट की तरफ करोगे ना, वहां पे ना एक हल्का सा लोगो आपको बैंक का दिखेगा, वो आपको इस स्कैंड कॉपी पे नहीं दिखेगा। तो बैंक इसी से चेक करता है कि ये चेक ओरिजिनल है या नहीं है। एक मशीन होती है जिसमें UV रेस के साथ इसको पूरा स्कैन किया जाता है, और अगर इनकेस कल को आपने ये चीज़ अटेम्प्ट करी और बैंक ने इसको पकड़ लिया, तो आप पे एक प्रॉपर लीगल एक्शन भी जो है वो लिया जा सकता है, जेल है इसके लिए सीधा। ठीक है, तो ये था आपका ई बैंकिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग होता है। 3 लेवल्स में मैंने आपको इसको बिल्कुल डिटेल में समझा दिया क्या होता है, पेपर में किस तरीके से फुल फॉर्म पे बेस्ड क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या होता है, या क्लियरिंग सिस्टम क्या होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अटैक्स किस तरीके से होते हैं, स्किमिंग क्या होता है। और मुझे लगता है कि इतना काफ़ी होगा आपके एग्जाम में MCQ जो है इसको कवर करने के लिए। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करके जाएं, और अगला लेक्चर आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिख के बता देना, मैं उस पर आपको लेक्चर जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। और जो कोई बच्चा भी हमारे साथ ज्वाइन करना चाहता है, देखो हमारी ऐप पे डेली बेसिस पे फ्री टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। अगर आपको पेड टेस्ट नहीं देने, आप फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, गुड नाइट।